वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 21 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के बारे में है। कॉन्क्लेव इन जनरल एक ग्रुपिंग होती है जहां पे सभी लोग बैठकर किसी मुद्दे पे डिबेट एंड डिस्कशन किया करते हैं। तो ये 4th एडिशन रहा इस कॉन्क्लेव का। इस कॉन्क्लेव का बेसिक एम ये है कि जो एक केमिकल की पूरी लाइफ साइकिल होती है उसका हम किस प्रकार से मैनेजमेंट करें कि वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, क्योंकि केमिकल्स हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, ना केवल ह्यूमन लाइफ बल्कि अदर फॉर्म ऑफ लाइफ्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इनका सही तरीके से मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है और यही इस कॉन्क्लेव की बेसिक थीम रही, बेसिक एम रहा। थीम क्या रही? थीम वॉज बोर्ड रूम टू कम्युनिटी, ESG। यहाँ पर ये है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ESG का यही मतलब होता है कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी, ग्रीनर सॉल्यूशंस। तो ये इसकी थीम रही इस बार की। ये जो इनिशिएटिव है इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2 एंटिटीज़ के द्वारा मिलके, जिनमें एक तो UNEP है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, दूसरा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन। सपोर्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं UNEP की। ये एक लीडिंग इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है, 1972 से ही लगातार काम कर रही है। इनका बेसिक काम ये है कि दुनिया भर में इन्वायरमेंटल एजेंडा सेट करें, प्रमोट करें इन्वायरमेंटल डायमेंशंस को, ताकि जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो। UN सिस्टम के भीतर से काम करने का प्रयास करते हैं और जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसके जो भी फ़ायदे हो सकते हैं, उनके बचाने के जो प्रयास हो सकते हैं, उसको ये एडवोकेट करते हैं। बात करते हैं इंडियन केमिकल काउंसिल की। 1938 से इंडियन केमिकल काउंसिल काम कर रहा है। ये भारत में जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक रिप्रेजेंटिंग बॉडी है, नेशनल लेवल पे बॉडी है जो उनको रिप्रेजेंट करती है। सभी प्रकार के केमिकल्स इसमें कवर होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो। प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, डाई स्टफ जिससे डाइंग की जाती है, डाई इंटरमीडिएट्स मतलब कलरिंग करने में जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, और स्पेशलिटी केमिकल्स और पेंट। बाकी सब तो आपको समझ में आ गया होगा, मे बी आपको स्पेशलिटी केमिकल समझ में ना आया हो। स्पेशलिटी केमिकल वो केमिकल्स होते हैं जो अपने फंक्शंस के लिए जाने जाते हैं। जैसे कोई केमिकल एंटीबायोटिक्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, कोई केमिकल एडिसिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो ये जो भी केमिकल्स हैं ये अपने यूज़ के लिए जाने जाते हैं, इनकी यूज़ इनकी स्पेशलिटी है। तो इस प्रकार के केमिकल्स को स्पेशलिटी केमिकल कहा जाता है। बाकी सब तो आपको समझ में आ गया होगा, उसमें कोई टेक्निकलिटी है नहीं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। जो इंडियन केमिकल काउंसिल है वो इंडिया में केमिकल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को लेकर डेडिकेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बिट में ऑथोराइज करता है ICC के जो कई सारे ऑफिसेस हैं जो लोकेटेड हैं मुंबई में, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, कि वो एक्सपोर्टर्स को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ग्रांट करते हैं कि जो केमिकल वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली में कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ICC के 2 इनिशिएटिव्स भी हैं, रिस्पॉन्सिबल केयर और नाइसर ग्लोब। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो केमिकल्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ किया जाए और हम दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाएं। तो ये तो पूरा मामला इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के बारे में हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइबेरियन रूबी थ्रोट के बारे में है। ये बहुत ही रेयर विंटर माइग्रेंट बर्ड है, बहुत कम देखने को मिलती है। अभी हाल ही में नीलगिरीज में रिकॉर्ड की गई है तो इसलिए न्यूज़ में आ गई। साइबेरियन रूबी थ्रोट, जिसे कैलियोप भी कहा जाता है, ये ग्राउंड लविंग सॉन्ग बर्ड है, मतलब ज़मीन पे रहना भी पसंद करती है। इसमें जो मेल होते हैं उनके गले यानी कि थ्रोट पे एक रेड कलर का आपको स्पॉट दिखता है, एक ब्लैडर जैसा दिखेगा जिसमें ब्लैक बॉर्डर होता है और उसके बाद एक ब्रॉड वाइट बॉर्डर होता है। हालांकि फीमेल्स में ये जो ब्राइटली कलर्ड थ्रोट है या इसके बॉर्डर्स देखने को नहीं मिलते, ये केवल मेल्स में ही देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। फर्दर जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो टैगा या सब अल्पाइन श्रबरी यानी कि श्रब लैंड में ही देखने को मिलेगा, जहाँ पर थोड़ी बहुत घास फूस हो, छोटे पौधे हों। बर्ड कोनीफेरस फॉरेस्ट जो साइबेरिया के हैं वहाँ पर ब्रीड करती है। हालांकि जब वहाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तभी माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं साउथ ईस्ट एशिया की ओर, जहाँ पर कम सर्दी हो। थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश इंसेक्टिवोर से, मतलब ये फ्लाइज को, उनके लार्वा, एंट, वेस्प या फिर बीटल्स, इन सबको खाते हैं, झिंगुर वगैरह को खा लेते हैं। IUCN की लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न है,
और CMS यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में ये अपेंडिक्स 2 में है। तो ये तो साइबेरियन रूबी थ्रोट के बारे में बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड शोरिंग के बारे में है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी ने अभी हाल ही में फ्रेंड शोरिंग को पुश करना शुरू कर दिया है, जहां पर वो जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचने के लिए अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ट्रेड शोरिंग क्या होती है? ट्रेड शोरिंग, या फिर यहाँ पर देखिए हम फ्रेंड शोरिंग की बात कर रहे हैं। फ्रेंड शोरिंग को कई बार अलाई शोरिंग भी कह दिया जाता है। तो ये फ्रेंड शोरिंग या अलाई शोरिंग का मतलब ये होता है कि आप ऐसे अलाइज या ऐसे फ्रेंड्स चुनो जिनकी आइडियोलॉजी, जिनकी वैल्यूज आपके साथ मैच करती हैं। और अगर आपकी आइडियोलॉजी, आपकी वैल्यूज उनके साथ मैच नहीं करती हैं तो आप उनके साथ ट्रेड करने से बचो। कारण क्या बताया जाता है कि अगर आपकी उनके साथ आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है तो ऐसा हो सकता है कि आप उनके साथ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में उलझ जाएं। और जब आप उनके साथ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में उलझ जाएंगे तो जो आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी होगी वो आपकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने लग जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर आप ऐसे देशों के साथ अपना व्यापार करते हैं जिनकी वैल्यूज आपके साथ मैच करती हैं तो उनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट की संभावना कम रहेगी और आपका ट्रेड कंपैरेटिवली कम रिस्क में रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर भारत चीन के साथ व्यापार कर रहा है तो पूरी संभावना है कि चीन और भारत के बीच में कभी कोई विवाद हो जाए और जो चीन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है उससे हमारी इकोनॉमी प्रभावित हो। अच्छा विकल्प क्या है कि हम चीन के साथ अपने व्यापार को कम करें और हम चीन से जो कुछ भी इंपोर्ट करते हैं उसके लिए अल्टरनेटिव्स देखें। सिमिलर काम यहाँ पर अमेरिका करता है। अमेरिका और चीन की आइडियोलॉजी नहीं मैच करती। चीन कम्युनिस्ट है, अमेरिका जो है वो डेमोक्रेटिक है। हो सकता है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो अच्छा और बेहतर विकल्प ये है चाइना के साथ जो भी उनके ट्रेड्स हैं उनको कम किया जाए और धीमे धीमे वो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें और ऐसे देशों में लेकर जाएं जिनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं। तो फ्रेंड शोरिंग का मतलब यही है। वेस्टर्न कंपनीज ने अपने सप्लाई चेन को ऑलरेडी डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है, जहां पर वो चाइना से हटकर कहीं पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही प्रोमिनेंट है। एप्पल ने अभी अनाउंस किया कि वो अपना आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको शिफ्ट कर देंगे। वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को चाइना से इंडिया में लेकर आएंगे। मतलब साफ है, फ्रेंड शोरिंग ही तो चल रही है ना यहाँ पे। वही बात तो है जो अभी हम कर रहे थे। देखिए फ्रेंड शोरिंग में एक तो नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि फिर आपका जो ट्रेड है वो आइसोलेट होने लग जाता है और ग्लोबलाइजेशन इससे हिट होता है और एक डी ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। फर्दर मामला ये भी बनता है कि जब आप फ्रेंड शोरिंग शुरू कर देते हैं तो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ना आपको कॉन्फ्लिक्ट में जाने से रोकता भी है। तो फिर आपके पास पूरा चांस होता है कि आप सामने वाले देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी जा सकते हो। दूसरा देखिए इसका एक फ़ायदा, मतलब एक तो ये नुकसान हो गया। दूसरा एक नुकसान और भी होता है। नुकसान ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास अगर फ्रेंड शोरिंग वाला मामला नहीं है तो आप किसी भी देश में वहाँ पे जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओगे जहाँ पे आपको सस्ता इनपुट मिलता हो। जैसे चाइना में लेबर सस्ता है, इसीलिए तो कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में लगाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आप आराम से सस्ते में ट्रेड कर सकते हो, सस्ते में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। तो आप सस्ता सामान बचाओगे तो सस्ता बनाओगे तो सस्ता बेचोगे, तो कंज्यूमर्स के लिए भी वो अफोर्डेबल रहेगा। लेकिन जब आप फ्रेंड शोरिंग करना शुरू कर देते हो तो अपनी सप्लाई चेन को आप डाइवर्सिफाई करोगे। आप कोशिश ये करोगी कि आप उस देश में जाओ जिनके साथ आपके रिलेशंस फ्रेंडली हैं, जिनकी वैल्यूज आपके साथ मैच करती है, चाहे वहां पर आपका सामान महंगा ही क्यों ना बने। तो कंज्यूमर्स को भी तो नुकसान होगा ना फ्रेंड शोरिंग से। तो ये इसके नुकसान है। तो ये तो आपने समझ ही लिया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल के बारे में है। इंडिया ने अभी प्रपोज किया है कि हम रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये जो इंडिया का जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, वो 19th कॉन्फ्रेंस के दौरान आया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान, जो साइट्स का पनामा में भी ऑर्गेनाइज किया गया था। साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब ये है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में ट्रेड होता है हम उसे रोकेंगे, उसी के लिए कन्वेंशन है साइट्स। इसका साइंटिफिक नाम बतगूर कछुआ है। कछुआ मतलब कछुआ से मिलता जुलता शब्द है कछुआ। जो टर्टल है वो इंडिया और बांग्लादेश का नेटिव है और ख़त्म होने वाला है। इनकी संख्या बहुत कम बची है। ये स्विफ्टली फ्लो करने वाले रिवर्स में रहते हैं जिनका बॉटम सैंडी हो, क्योंकि मडी एरिया में पानी गंदा होता है, इनके लिए सर्वाइव कर पाना मुश्किल होता है। थ्रेट की बात करें तो चूंकि ये बहते हुए पानी में रहना पसंद करते हैं और जो हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें पानी के फ्लो को रोक दिया जाता है, तो इससे इनको नुकसान होता है। जो इनके नेस्टिंग बीचेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, पानी पोल्यूट हो रहा है। इनको इलीगल तरीके से कंजम्पशन के लिए मार दिया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मार दिया जाता है, और यही कारण है कि इनकी संख्या अब कम होती चली जा रही है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करते हैं तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, IUCN की रेड लिस्ट में, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और शेड्यूल 1 में है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के। साइट्स की बात करते हैं।
साइट्स एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स में जो भी प्लांट्स एंड स्पीसीज ट्रेड की जाती हैं और उससे उनके सर्वाइवल को खतरा होता है, उसे रेगुलेट या रोकने का प्रयास किया जाता है। इसमें 3 अपेंडाइसेस होती हैं और किसे किस अपेंडिक्स में डाला गया है इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका लेवल ऑफ थ्रेट क्या है। अपेंडिक्स 1 में किसी स्पीसीज को तब डाला जाता है जब उसका लेवल ऑफ थ्रेट बहुत ज़्यादा हो, इसका मतलब कि वो प्रजाति जो है वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। दूसरे अपेंडिक्स में किसी स्पीसीज को तब डालते हैं जब वो एक्सटिंक्ट तो नहीं होने वाली है लेकिन फिर भी उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा बना हुआ है। और तीसरा, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है, लेकिन कोई एक ऐसी पार्टी है जिसने उसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है और वो साइट्स के सभी देशों से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो हमारे यहाँ इनकी संख्या कम हो रही है तो आप लोग इनको बचाओ, इनके ट्रेड को मत होने दो, नहीं तो ये संख्या गिर जाएगी। तो ऐसी प्रजातियों को अपेंडिक्स 3 में रखा जाता है। तो साइट्स का मामला हो गया, आज चर्चा हुई तो साइट्स के बारे में भी बात हो ही गई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है 2013 में, पूछा गया था कि जो 3 आपके सामने स्पीसीज दी गई हैं फौना की, घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल और स्वैम्प डियर, इनमें से कौन इंडेंजर्ड है, मतलब कि स्पीसीज का जो स्टेटस है उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है, यू मस्ट नो। सही जवाब सी था, इनके तीनों ही इंडेंजर्ड थे जब ये क्वेश्चन पूछा गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल उदा देवी जी के बारे में है। अभी हाल ही में हमने उनका मार्टाइडम, उनकी शहीदी को ऑब्जर्व किया। उदा देवी जी की फ्रीडम फाइटर रही पासी कम्युनिटी की, और उत्तर प्रदेश के कई सारे प्लेसेस पर उनके इस डे को ऑब्जर्व किया गया। उदा देवी जी को याद किया जाता है उनकी वेलर के लिए, न केवल उनके वेलर के लिए बल्कि उनकी लीडरशिप के लिए भी, जिस तरीके से उन्होंने दलित वुमेन को ऑर्गेनाइज किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इनका जन्म लखनऊ में उजिराव में हुआ था और ये बेगम हजरत महल के रॉयल गार्ड का हिस्सा हुआ करती थी। इनके जो हस्बैंड थे मक्का पासी, वो आर्मी में फुट सोल्जर हुआ करते थे, जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, जिनकी वाइफ थी हजरत महल जी। उनके समय में हजरत महल जी का जो पैलेस था वहाँ पे कई सारी विमेन थी जो सर्विसेज दिया करती थी और वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से भी बिलोंग करती थी। लेकिन कुछ अगर ऐसा लगता था, इन जनरल वो रॉयल्टी को ही सर्व करते थे, लेकिन जिनमें ऐसी कैपेसिटी दिखती थी कि वो एक्सेल कर सकते हैं, उन्हें वॉरियर की तरह भी ट्रेन किया जाता था और उदा देवी उन्हीं में से एक थी। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग, हालांकि उनका जो वॉर है वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, लेकिन जो कहानियाँ हैं उनके अकॉर्डिंग जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो चिनहट में, जो कि इस्माइलगंज के नज़दीक में है, एक कॉन्फ्रंटेशन होता है, एक बैटल होती है लखनऊ की आर्मी और ब्रिटिश ट्रूप्स के बीच में। इस ड्यूरेशन में मक्का पासी अपनी जान गंवा देते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उदा देवी जी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं म्यूटिनी में बेगम हजरत महल के साथ। 16 नवंबर 1857 को उदा देवी जी उन सोल्जर्स में से एक थी जो ब्रिटिश रेजिमेंट के साथ जो गोमती रिवर के किनारे क्लैश हुआ उसका हिस्सा थी। हिस्ट्री में हालांकि ये कन्फ्रंटेशन बहुत डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन जानकारी में बताया जाता है कि उन्होंने शहीद होने से पहले कम से कम 3 दर्जन 35-36 सोल्जर्स को जान से मार दिया था ब्रिटिशर्स को। वो एक पेड़ पर छुपकर जो बोज एंड एरोज हैं उनसे हिट कर रही थी, अटैक कर रही थी। जब तक उन्हें स्पॉट किया जाता तब तक उन्होंने कई सारे सोल्जर्स को मार दिया था। तो ये उनकी ब्रेवरी और उनकी टैक्टिक को शो करता है, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कैग के बारे में है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने भी हाल ही में कहा कि कैग दुनिया की मोस्ट इफेक्टिव और प्रेस्टिजियस ऑडिट इंस्टीट्यूशंस में से एक है। बात करते हैं कैग के बारे में। कैग एक एपेक्स बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट के लिए। ऑडिट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना कि सब काम अच्छे से हुआ है या नहीं। अगर ऑडिट हम इकोनॉमिक कर रहे हैं, ऑडिट कई तरीके का हो सकता है ना, सोशल ऑडिट भी हो सकता है, इकोनॉमिक ऑडिट भी हो सकता है। जब हम इकोनॉमिक ऑडिट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो खर्चा किया गया है, जो फंड्स अलोकेट हुए हैं, उसमें कोई मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हुआ है, इसे ही चेक किया जाता है ऑडिट में। तो जो कैग है ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है और इसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 5 में मिलता है। कैग को कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से 151 के बीच में जगह दी गई है। आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग जो कैग होंगे उन्हें अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा और उन्हें वैसे ही हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। उनका कार्यकाल होता है 6 सालों का या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो। कैग का जो ऑडिट होता है वो कहाँ कहाँ एक्सटेंडेड होता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऑडिट कर सकते हैं और जो कंसोलिडेटेड फंड है स्टेट्स का या फिर यूटीज़ का जिनके पास असेंबली है उनका भी ऑडिट करते हैं। ये ऑडिट करते हैं एक्सपेंडिचर जो कॉन्टिजेंसी फंड से हुआ हो या पब्लिक अकाउंट फंड से हुआ हो, ये चाहे सेंटर का हो या स्टेट का हो। सभी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स या बाकी के सब्सिडरी अकाउंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह होल्ड किया जाता है, ये उसको भी ऑडिट करते हैं। कैग रिसीट एंड एक्सपेंडिचर को भी ऑडिट करते हैं उन सभी बॉडीज या अथॉरिटीज़ को जिन्हें फाइनेंस किया जाता है सेंट्रल या स्टेट के रेवेन्यू से। जो ऑडिट का अकाउंट होता है वो अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर
कहते हैं कि आप इसका भी ऑडिट करिए तो वो करेंगे। ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं और प्लान्स भी बताते हैं कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट का जो अकाउंट है वो रखा जाना चाहिए। कैग की जो रिपोर्ट होती है वो अगर नेशनल लेवल पर ऑडिट किया गया है तो प्रेसिडेंट को सौंपी जाती है, जो उसे पार्लियामेंट में लेकर देते हैं। 3 ऑडिट रिपोर्ट वैसे इनकी होती हैं, बहुत स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, फाइनेंस अकाउंट पे और पब्लिक अंडरटेकिंग पे। बाकी अगर स्टेट से रिलेटेड इनका ऑडिट है तो वो गवर्नर को अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, जो स्टेट के लेजिस्लेचर में उस रिपोर्ट को रख देते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बाली यात्रा के बारे में है। बाली यहाँ पे इंडोनेशिया की लोकेशन है, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक एड्रेस में कहा कि जो बाली यात्रा है, जो महानदी के किनारे कटक में ऑर्गेनाइज की जाती रही है पास्ट में, वो भारत और इंडोनेशिया के रिलेशंस को पोर्ट्रे करता है। वॉयज टू बाली, बाली यात्रा का यही मतलब है। ये लार्जेस्ट ओपन एयर फेयर्स में से एक हुआ करता था और ये प्रथा 2000 सालों से चली आ रही है, जब उड़ीसा कलिंगा हुआ करता था और काफ़ी रीजन्स में यहाँ से ट्रेड होता था, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, म्यांमार और श्रीलंका में। तो जो बाली यात्रा होती थी, इस यात्रा की या इस फेस्टिवल के बाद जो ट्रेडर्स होते थे वो इंडोनेशिया के लिए रवाना हो जाते थे। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता था महानदी के किनारे। लगभग कहते हैं कि 1000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई होगी या 1000-2000 साल, काफ़ी पहले से ये प्रथा चली आ रही है। और यहाँ पे अभी जो होता है, देखिए अब तो ट्रेडर्स ऐसे ट्रेड करने जाते नहीं जैसे पहले जाते थे विंड्स के हिसाब से, बट अभी भी लोग सिंबॉलिकली छोटे छोटे जो बोर्ड्स होते हैं, पेपर से बने होते हैं, बनाना स्टेम से बने होते हैं, उनको बहाते हैं बाली यात्रा को सिंबलाइज करने के लिए। और इसे जगह मिली है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। जिस तरीके से इम्प्रेसिव फीट या ओरिगेमी दिखा जाता है, अभी हाल फिलहाल में 21 स्टूडेंट्स ने 22,000 पेपर बोर्ड्स को जस्ट 35 मिनट्स में प्रिपेयर करके बहाया बाली यात्रा के दौरान, तो इसी जगह मिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नार्को टेस्ट के बारे में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी आफ्ताब अमीन पूनावाला का जो मामला आया है, आप लोगों ने अभी तक तो इसे न्यूज़ में सुन ही लिया होगा, जहाँ पे श्रद्धा वाकर किलिंग केस अभी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। वो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और बाद में ये जो आफ्ताब अमीन पूनावाला है, इसने उन्हें न केवल मर्डर किया बल्कि 35 पीसेस में कट करके अलग अलग लोकेशंस पर फेंकना शुरू कर दिया। ये पूरा मामला बहुत हाईलाइटेड है, बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, बट अभी जो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ ऑफ नार्को टेस्ट। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि नार्को टेस्ट करिए और जो पूरी जानकारी है उसको इकट्ठा करिए। नार्को टेस्ट क्या होता है? नार्को एनालिसिस ग्रीक वर्ड नार्को से निकला है, जिसका मतलब होता है एनेस्थेसिया या फिर टॉर्पोर। ये डायग्नोस्टिक में या साइकोथेरेपेटिक टेक्निक में यूज़ किया जाता है ड्रग्स देकर। पार्टिकुलरली जो इसमें ड्रग दी जाती है दैट इज़ बार्बिटूरेट्स। बार्बिटूरेट्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती हैं। स्पेसिफिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। नार्को या नार्को एनालिसिस टेस्ट जो होता है, इसमें एक ड्रग यूज़ किया जाता है दैट इज सोडियम पेंटोथैल। ये बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद व्यक्ति सीडेटेड स्टेट में चला जाता है, मतलब उसकी इमेजिनेशन की कैपेसिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है। झूठ बोलने के लिए आपको सोचना पड़ता है। अगर आप सोच ना पाओ तो आप झूठ नहीं बोल पाओगे। अगर आप सोच नहीं पाते तो झूठ बोलना रुक जाता है। ये दवा बहुत तेजी से काम करती है और थोड़े ही ड्यूरेशन में इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसके बड़े डोजेस दिए जाते हैं व्यक्ति को सर्जरी के दौरान। ये बार्बिटूरेट्स क्लास के जो ड्रग्स होते हैं उन्हीं से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल नार्को टेस्ट में किया जाता है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। आइए रिवीजन करते हैं। इंडियन केमिकल काउंसिल 1938 में स्टैब्लिश किया गया, सही है। रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल इंडेंजर्ड है, गलत है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कैग 5 सालों के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, गलत है। 6 सालों के लिए होल्ड करते हैं। और फ्रेंड शोरिंग स्ट्रेटजी होती है ताकि आप ऐसी कंट्रीज में अपना ट्रेड डाइवर्ट कर दें जहां पर वैल्यूज आपसे मैच करती हैं। तो ये तो मामला सही हुआ। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।